नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हरिओम फ्रॉम हैदराबाद। हार्दिक आरोग्यम। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद। आज हम देखेंगे जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन क्या होता है? तो हम आप सभी के घर में कोई ना कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं। तो अगर हम इस डिज़ीज़ को अच्छे से समझेंगे तो इसका हम बराबर इलाज कर पाएंगे। तो जॉइंट पेन मीन्स अर्थरालजिया, इसको एक और वर्ड बोलते हैं अर्थरालजिया, जिया भी बोला जाता है। तो जॉइंट पेन का अर्थ है कि किसी जॉइंट में जो भी दो बोन होती है, जैसे ये बोन है तो यहाँ पर इसका ये जॉइंट है, तो ये दो जॉइंट के बीच में जब पेन होता है तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, ठीक। सो अर्थरालजिया और जॉइंट पेन। अब ये मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मली तो जनरल जो पेन है वो सबको मालूम है, लेकिन क्या होता है कि यदि जॉइंट पेन के साथ में आपको सूजन हो और दर्द हो, यानी दर्द के साथ सूजन हो, गर्माहट हो, हॉट हॉटनेस हो, गर्माहट हो, उसके साथ जकड़न हो, तो इसे अक्सर जो है अर्थराइटिस क्या कहते हैं, अर्थराइटिस या जॉइंट इन्फ्लेमेशन इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था अर्थराइटिस क्या है, उसके बारे में हम समझ चुके हैं। जॉइंट के बारे में हमने देख लिया है कि जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट को अगर हम डिटेल में समझें तो सिर्फ ये दो हड्डियों का जोड़ नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ देखा, ये कोई बोन है, तो क्या ये जॉइंट है? नहीं, इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। चीज़ें हैं जैसे कि बोन है, ठीक। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। फिर इस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या बनाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड बनाया जाता है। इसके साथ जॉइंट कैप्सूल है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं एंड बर्सा। तो ये सभी जो है जॉइंट के पार्ट होते हैं और इनसे मिलके जॉइंट बनता है। अब हम यहाँ पर चूंकि हम जॉइंट पेन के बारे में देख रहे हैं, तो अभी यहाँ से थोड़ा सा हम जॉइंट पेन के ऊपर जाएंगे। जॉइंट तो आप समझ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें तो ये कार्टिलेज रहती हैं जो इसको जॉइंट को पकड़ के रखती हैं, ठीक। यहाँ पर जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। फिर यहीं पे मसल्स के अंदर बर्सा होती है। तो ऐसे अलग अलग सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जॉइंट पेन के प्रकार क्या हैं, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं।
सो टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन। ठीक, तो एक होता है एक्यूट जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, और दूसरा होता है क्रॉनिक जॉइंट पेन। तो एक्यूट मतलब जो कि अब एक्यूट जॉइंट पेन किसे कहेंगे, अगर उसकी हम डिटेल देखें तो एक्यूट जॉइंट पेन, तो अगर इसमें देखें तो पहला ऐसा पेन जो कि 6 वीक से कम है, ठीक, जिसको अभी 6 वीक से कम के अंदर का जो पेन है। दूसरा इंजुरी, यानी कि चोट लगी हो, इन्फेक्शन हो, गाउट है, और एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो ये चीज़ें जब रहेंगी 6 मंथ से कम, इंजरी, इन्फेक्शन, गाउट एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो इसको हम जो है मानेंगे एक्यूट जॉइंट पेन। दूसरा होता है क्रॉनिक जॉइंट पेन, क्रॉनिक जॉइंट पेन, जिसमें पेन क्या हो, 3 महीने से 3 मंथ से ज़्यादा हो, ठीक, फिर उसमें ऑस्टियो अर्थराइटिस डेवलप हो गया हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रिमेटाइड अर्थराइटिस को भी उसी में डाला जाता है, फिर ऑटो इम्यून डिजीज, ये डिजीज। सो क्रॉनिक जॉइंट पेन कब कहा जाएगा, जब वह 3 महीने से अधिक है, पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और ऑटो इम्यून डिजीज उसको डायग्नोज। तो हमने देखा एक्यूट जॉइंट पेन एंड क्रॉनिक जॉइंट पेन। अब हम देखते हैं कि जॉइंट पेन के कारण क्या होते हैं, कॉज, कॉज ऑफ जॉइंट पेन, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है डी जनरेटिव कॉज, जिसमें कि डी जनरेशन यानी घिसावट हो जाती है। तो डी जनरेटिव कॉज के अंतर्गत पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है कार्टिलेज का घिसना, तीसरा एजिंग, एजिंग भी एक बड़ा फैक्टर होता है, चौथा है ओबेसिटी, चौथा है ओबेसिटी। तो ये तो हो गए डी जनरेटिव कारण जिनसे कि डी जनरेशन होता है। डी जनरेशन किन किन वजह से होता है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होगा, कार्टिलेज घिसने की वजह से जॉइंट में डी जनरेशन शुरू हो जाएगा, एजिंग की वजह से यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ, और ओबेसिटी के कारण भी ये हो सकता है। अब इसके हम देखते हैं इन्फ्लामेटरी कॉज। अभी हमने देख लिए डीजनरेटिव कॉज, अब हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी कॉज। तो इन्फ्लामेटरी कॉज के अंतर्गत किन चीज़ों को रखा जाता है, तो पहला है आपका रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकेंड सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोरियाटिक अर्थराइटिस ये उन लोगों में पाया जाता है जिनको कभी सोरियासिस की हिस्ट्री रही हो, ऐसे पेशेंट में जो पाया जाने वाला अर्थराइटिस है वो सोरियाटिक अर्थराइटिस कहलाता है। तो ये इन्फ्लामेटरी कॉज के अंतर्गत देखा जाता है। तो जब पेशेंट को अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन की, जॉइंट पेन इन्फ्लामेशन की वजह से हो, तो उसमें चेक किया जाता है कि उसको रोमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, या सोराइटिक अर्थराइटिस की वजह से, या फिर
तीसरा है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। ठीक, तो ये रहे आपके इन्फ्ला। पहले हमने डिजेनरेटिव कॉज देखे जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज का घिसना, एजिंग, ओबेसिटी। फिर इन्फ्लामेटरी कॉज में हमने देखा रेमेटाइड अर्थराइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है एंड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बाद आता है क्रिस्टल डिजीज। क्रिस्टल डिजीज, ये आप इससे कंफ्यूजन मत होइए, क्रिस्टल डिजीज कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जॉइंट के अंदर क्रिस्टल जैसे कुछ कण जमा हो जाते हैं या हमारे कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, तो उन वो क्रिस्टल डिजीज का कारण बन जाता है। जैसे कि गाउट, गाउट में ऐसा होता है। ठीक, जॉइंट डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर क्रिस्टल जैसी रचनाएं आती है जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो गाउट हो गया। दूसरा है कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का डिपोजिशन होने लगता है, या डिपोजिशन डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक, अब अगला है इन्फेक्शन, कि जॉइंट पेन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन में हम देखेंगे कि कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है। तो एक तो कोई खतरनाक इन्फेक्शन हुआ जैसे सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जो कि सेप्टिक की वजह से हो गया हो या सेप्टिक की वजह से ट्रिगर हुआ हो। दूसरा है वायरल अर्थराइटिस। तो वायरल अर्थराइटिस ये अक्सर मैंने आज ही एक पेशेंट को देखा था, जिन्होंने बोला कि सर मुझे एक दिन फीवर आया था, उसके बाद मुझे जॉइंट पेन शुरू हो गया। तो इस तरह के जो अर्थराइटिस जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, ये वायरल अर्थराइटिस के अंतर्गत माना जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट कॉज है इंजरी, इंजरी की वजह से। तो इसमें जॉइंट पेन हो सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से इंजरी के कारण जॉइंट पेन होगा, तो इसमें है लिगामेंट टियर, दूसरा है मेनिस्कस टियर, तीसरा है फ्रैक्चर, चौथा है डिसलोकेशन, जैसे कि मूंछ वगैरह आ जाती है, आप देखते हैं हड्डियां एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती हैं। ठीक, उसको डिसलोकेशन। फिर इसमें अगला कॉज आता है मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक कॉज। सो मेटाबॉलिक कॉज में क्या आता है, जैसे कि किसी पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक, लो हो जाए, फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, और फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, तो इसमें भी आपको जो है जॉइंट पेन का एक कारण ये बनता है। फिर ऑटो इम्यून इम्यून डिजीज भी जो है जॉइंट पेन का कारण बनती है। सो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या कारण रहेंगे, तो एक है एस एल ई, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एस एल ई को बोला जाता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस और जॉर्गन सिंड्रोम, जॉर्गन सिंड्रोम, तो ये कॉज होता है। अब इसमें देखिए और भी कई चीज़ें हैं जो इसके रिस्क को बढ़ा देती हैं जॉइंट पेन को। तो रिस्क फैक्टर के तौर पे अगर हम देखें, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, अगर हम उनको समझते हैं। सो रिस्क फैक्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो जैसे एज बढ़ने के साथ, एज जब बढ़ती है तो जॉइंट पेन का रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी के होने से भी रिस्क जॉइंट पेन का बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के कारण, ठीक, फिर कोई पुरानी चोट लगी हो, प्रीवियस इंजरी, फिर कुछ लोग हैवी वर्क करते हैं तो ये भी जो है जॉइंट पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से जो है जॉइंट पेन आ सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी,
ठीक, ये कॉज हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखें तो पुअर पोस्चर, जो गलत पोस्चर में बैठते हैं ना लोग, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर रहा हो कि जिनको फैमिली हिस्ट्री से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, स्मोकिंग है, एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक ही जगह बैठते हुए कोई भी एक्टिविटी ना करना, ऐसी लाइफ स्टाइल को सेडेंटरी, जिसमें कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो ये सब जो है रिस्क बढ़ाते हैं जॉइंट पेन का। तो इन कारणों की वजह से भी पेशेंट को जॉइंट पेन आता है। तो सही कारण पहचान कर उसका सही इलाज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जॉइंट पेन में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलेंगे। SYMPTM, सिम्टम्स, लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें जब जॉइंट पेन हो तो उसमें सबसे पहला तो सिम्टम्स यही है कि पेशेंट को जॉइंट पेन होगा। ठीक, स्वेलिंग हो सकती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस हो सकती है, मॉर्निंग स्टिफनेस। फिर जॉइंट को जब छूकर आप देखें तो वह गर्म होगा, वार्म होगा, वार्म जॉइंट है। रेडनेस देखने को मिल सकती है। फिर मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी उसकी, रिड्यूस मूवमेंट। और क्या हो सकता, क्लिकिंग साउंड, जैसे कड़कड़ की आवाज आती है उसके अंदर, जॉइंट के अंदर से आवाज आना, क्लिकिंग साउंड। स्टेबिलिटी उसकी जो है, अचानक से पैर लचक जाना, तो इंस्टेबिलिटी बोला जाता है, इंस्टेबिलिटी। मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं। एंड वॉकिंग करने में डिफिकल्टी, तो डिफिकल्ट वॉकिंग, डिफिकल्ट वॉकिंग। तो ये होते हैं सिम्टम्स जॉइंट पेन के। अब अगर इसमें ऐसा लगे कि पेशेंट को बहुत तेज बुखार आ रहा है, अचानक सूजा हुआ है, जो बहुत अधिक दर्द है, चलने में बिल्कुल बंद हो गया है, और चोट लगने के बाद जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ गई है और एकदम लाल और गर्म जोड़ हो, तो ऐसे केस में डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। अब कॉमनली तौर पे जो है जॉइंट पेन कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करते हैं पेशेंट में, जो हमने देखा है, तो आपके जो है नी को इफेक्ट करता है, हिप को, ये पहले इनको इफेक्ट करता है, हिप है, शोल्डर है, नेक है, बैक है, लोअर बैक जो भी है, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, टोज, टोज एंड एंकल, थम। तो ये सारे जॉइंट्स को ये जॉइंट पेन अफेक्ट करते हैं। पेन का अगर हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है जॉइंट पेन के अंतर्गत, साइनोवियल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, साइनोवियल इन्फ्लामेशन होगा, सो इससे कार्टिलेज डैमेज होगी, कार्टिलेज डैमेज होगी, तो फिर बोन मैरो एडिमा। यहाँ पर एडिमा का मीन्स सो एक तरह की सूजन से होता है, बोन मैरो एडिमा। ठीक है, कभी कभी फ्लूइड भी जो है एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, लिगामेंट इंजरी, टेंडन्स के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। फिर मसल स्पाज्म वगैरह आते हैं पेशेंट को। मसल स्पाज्म
एंड नर्व इरिटेशन, किसी किसी केस में नर्व इरिटेशन भी देखने को मिलती है। तो ये हो गए पेन मैकेनिज्म के अंतर्गत कि जॉइंट पेन किन किन कारणों से होता है। सो डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट की आप हिस्ट्री लेना है प्रॉपर, ठीक। हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि पेशेंट को किस वजह से जो है पेन आया, उसके क्या क्या कारण रहे, कि पेशेंट को जो है पहले ये देखना है कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कॉज कौन से हैं, डीजनरेटिव कॉज हुआ है, इन्फ्लामेटरी है, क्रिस्टल डिजीज है, इन्फेक्शन हुआ था क्या, इंजरी हुई थी क्या, मेटाबॉलिक कॉज हुई था, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये सब चीज़ें जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हमें क्लियर हो जाती है कि किन वजह से उसको ये समस्या आ सकती है। तो इससे आपको डायग्नोसिस होगा। फिर इसमें कुछ आप ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं, जैसे अगर मेटाबॉलिक कॉज है, अर्थराइटिस वगैरह है, तो इसमें सीबीपी, सीआरपी, ईएसआर, एक्सरे, ज़रूरत पड़े तो एमआरआई, ये सब टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप छू के देख सकते हैं कि जॉइंट गर्म है, लाल है, कैसा है जॉइंट, तो उससे भी कुछ हद तक आपको अनुभव हो जाएगा कि जॉइंट में स्वेलिंग है, मोशन कैसा है उसका, टाइट है जॉइंट, टेंडरनेस है क्या, या मसल में स्ट्रेंथ कैसी, डिफॉर्मिटी वगैरह, वो सब चीज़ देख सकते हैं। और जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो इसमें आर ए फैक्टर का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक। आर ए फैक्टर हो गया, एंटी सी सी पी, एंटी सी सी पी। फिर अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ए एन ए का टेस्ट होता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं तो यूरिक एसिड का टेस्ट होगा। और अगर विटामिन डी की कमी है तो डी का टेस्ट कर सकते हैं, कैल्शियम का कर सकते हैं, और थायराइड की वजह से आया है तो थायराइड प्रोफाइल भी की जा सकती है। फिर इमेजिंग के अंदर जैसे मैंने बताया एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह जॉइंट्स का लिया जा सकता है। और जॉइंट के फ्लूइड का भी एनालिसिस किया जाता है, पर ये बहुत कम तौर पर देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि अगर जॉइंट के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या क्रिस्टल डिजीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए जो है इसका फ्लूइड एनालिसिस भी किया जाता है। अब मोस्टली दवाइयों में जो है पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन, ये सब चीज़ें मोस्टली देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल जो ड्रग्स होते हैं। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में मोस्टली जो है ये पेन किलर्स और स्टेरॉइड की दवाइयाँ दी जाती है, जिससे पेशेंट को कंट्रोल रखा जाता है। सो लाइफ लाइफ स्टाइल में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो अपना हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करें, है ना। हेल्दी वेट, एक स्वस्थ इंसान का क्या वेट होना चाहिए वो मेंटेन करें, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपका पोस्चर मेंटेन करें, ठीक। लंबे समय तक बैठना अवॉइड करें, प्रोलॉन्ग सिटिंग, गुड स्लीप, स्लीप अच्छी लें। और स्मोकिंग वगैरह अगर करते हैं तो उसको छोड़ें। न्यूट्रिशन के तौर पर हमेशा आपको अपनी डाइट में जो है प्रोटीन लेना चाहिए, कैल्शियम शामिल हो, विटामिन डी, हमेशा इसके लिए धूप में बैठना जरूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर इनटेक आपका बेहतर होना चाहिए। वाटर इनटेक, वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेट रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो अगर हम कॉज के हिसाब से देखें तो पहले डीजनरेटिव कॉज है, तो वन थायराइड की 9 सेकेंड आप दीजिए, ठीक। इसमें
इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देना है। कार्टिलेज घिस गई है, वेटरनिगोल फार्मूला दीजिए। एजिंग है उसमें भी वेटरनिगोल काम करेगा। ओबेसिटी है उसमें भी वेटरनिगोल काम करेगा। ठीक है, और ओबेसिटी का जो कॉज है उसमें लिए एक मेटाबॉलिज्म का ट्रीटमेंट आपको ऐड करना है। अब इन्फ्लामेटरी कॉज है पेशेंट को, ठीक। सो इन्फ्लामेटरी कॉज है तो उसमें आपको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूगॉल ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर क्रिस्टल डिजीजेस हैं, गाउट वगैरह है, क्रिस्टल डिजीज, सो इसमें क्या है, आपको गाउट वगैरह है या कैल्शियम की जमावट जोड़ में हो रही तो एंटी कैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप। ठीक है, गाउट वगैरह है, मुख रविंग है या जॉइंट घिसाई है प्लस मुखद होती है, मुखद होती है, आप दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इन्फेक्शन हुआ है, अगर कॉज इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। वायरल अगर है तो वायरल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक। इंजुरी हुई, तो इंजुरी अगर कॉज है कि कोई मार लगने से हुआ तो उसमें इंजुरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंजुरी ट्रीटमेंट काफ़ी सारे इसके वेरिएशन है, वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर जॉइंट डिसलोकेट है तो पहले उसको अपनी जगह लाना है। फ्रैक्चर है तो उसमें प्रॉपर जो है प्लास्टर लगवाना है। ठीक है, मेटाबॉलिक कॉज विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है, मेटाबॉलिक कॉज, तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो 125 DCC है। कैल्शियम के लिए है तो वो भी काम करेगा उसी में। हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं थायराइड के लिए, हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट आप इसमें दे सकते हैं। अब अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो आप इसमें जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट, एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट क्या है, जो जिसको हम बीटा इंटरफेरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे जो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अर्थराइटिस वाले जो चैप्टर में हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बनाया था। ओके, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।